नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पल पल टॉप 10। बढ़ते हैं जबलपुर की 10 बड़ी खबरों की ओर। शहर के सभी स्कूल संचालकों और शिक्षकों ने निकाली शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ यात्रा। शिक्षकों की मांग, जल्द खोले जाएं स्कूल। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गर्भवती महिलाओं को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। रानी दुर्गावती चिकित्सालय में किया गया शुभारंभ। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नगर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता में उत्साह। गेस्ट हाउस पहुंचकर किया स्वागत। गोपाल भार्गव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। शहर में विकास में तेजी लाने की कही बात। पूर्वी की तरह संचालित की जाएंगी मंडियां। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। बरगी नहर में डूबकर एक युवक की मौत। शेर खान बताई जा रही है पहचान। महादलित परिसंघ ने किया गौरीघाट में वृक्षारोपण। जरूरतमंद बच्चों को दी कॉपी किताबें दान। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपी गिरफ्तार। 826 पाउंड अंग्रेजी शराब लगभग जब्त। बरगी में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपी गिरफ्तार। 60 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने की जब्त। थाना बेलबाग पुलिस की कार्रवाई। 5 शातिर चोर गिरफ्तार। चुराए हुए 17 दुपहिए वाहन जब्त। फिलहाल पल पल टॉप 10 में इतनी खबरें। लगातार बने रहेगा पल पल इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप कोविड की डर की वजह से अपने मौजूदा रोग का इलाज नहीं करा पा रहे हैं? तो देर न करें, जल्दी आएं। स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आधुनिक मशीनरी से युक्त ऑपरेशन थिएटर तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ अनुभवी चिकित्सीय टीम 24 घंटे 7 दिन सेवाओं हेतु समर्पित। हमारा पता है ITI रोड, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, दीनदयाल चौक, जबलपुर। मोबाइल नंबर 8461884444 एंड 8462884444। नमस्कार, पल पल इंडिया के तमाम दर्शकों का मैं प्रखर स्वागत करता हूं। सतना जिले में 1 अगस्त से सर्च टैलेंट अभियान चलाया जाएगा, जहां खेलों के प्रति रुचि रखने वाले बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। आपको बता दें कि यह अभियान खेल विभाग, शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। खेलों के प्रति अपना टैलेंट निखारने के लिए सतना जिले में सर्च टैलेंट अभियान चलाया जा रहा है, जहां बच्चे कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना टैलेंट दिखाएंगे। इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां इस प्रतियोगिता को लेकर कई सुझाव दिए गए। बताया गया है कि खेल विभाग, शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से यह अभियान चलाया गया है कि इस अभियान का शुभारंभ 1 अगस्त को दादा सुखविंदर सिंह स्टेडियम में होगा, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अभियान में जो बच्चे चयनित होंगे वह पहले संभाग स्तर पर खेलेंगे। उसके बाद जब उनका चयन संभाग स्तर पर होगा तब उन्हें राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता के दौरान बच्चों का संपूर्ण खर्च राज्य शासन वहन करेगा। हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक सभी जिलों में स्पोर्ट्स के बच्चों को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सतना जिले में भी 1 अगस्त से 10 अगस्त तक जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ पे हम सभी ब्लॉक के बच्चों को बुला के अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स के माध्यम से उनमें टैलेंट सर्च करेंगे। जिला स्तर पे इनका फिजिकल टेस्ट होगा। जो भी बच्चे 7वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल की है, वो जिन भी खेल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो बच्चों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमने इसलिए बैठक बुलाई। इस बैठक में खेल विभाग, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, इसके अलावा विभिन्न खेल संघों के जुड़े हुए खेल प्रेमियों को भी हमने आमंत्रित किया है, जिससे कि स्पोर्ट्स के बारे में हमारे सतना जिले के हर गांव तक अवेयरनेस आए और गांवों से निकल के बच्चे जिले स्तर पर आए और जिले स्तर पर उनके फिजिकल टेस्ट के माध्यम से उनका टैलेंट सर्च किया जाए। जो बच्चे जिले लेवल पर टैलेंट सर्च पे पास होंगे, फिर उनका जो फर्दर चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनका संभाग स्तरीय चयन होगा और ये बच्चे आगे जाके जो हमारी राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ इनको प्रवेश मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा अवसर है जहाँ पर हम अपनी ग्रामीण प्रतिभाओं को जिला स्तर पर चिन्हित करके उनको अवसर दे सकते हैं कि वो राज्य स्तर की स्पोर्ट्स एकेडमी में पार्टिसिपेट करें। तो मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि ये जो टैलेंट सर्च का जो कार्यक्रम 1 तारीख से 10 अगस्त तक है, इसके बारे में दूरांचल के गांवों में अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता पहुंचाएं, जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि दूर के हमारे शासकीय स्कूलों से विभिन्न खेलों से जुड़े हुए बच्चे यहाँ चयन प्रक्रिया में भागीदार लें और हम अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह के अच्छे बच्चों को जो टैलेंटेड हैं, स्पोर्ट्स की स्किल उनका चयन कर पाएँ और भविष्य में वो हमारे देश का, हमारे ज़िले का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी करके नाम रोशन कर सकें। सतना से उमेश सिंह की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।
सतना जिले के बिरला फैक्ट्री के ट्रक एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांग पूरी न होने से परेशान हैं और लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल के तीसरे दिन एसोसिएशन के सदस्यों ने फैक्ट्री प्रबंधन का पुतला दहन कर अपना रोष व्यक्त किया है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बाद भी ट्रक संचालकों की मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं, जिसे लेकर एसोसिएशन हड़ताल कर रहा है। इस हड़ताल के तीसरे दिन कोलगावा थाना अंतर्गत बिरला सीमेंट फैक्ट्री के सामने सदस्यों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन का पुतला दहन किया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका किराया नहीं बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान समय में उन्हें जो किराया दिया जाता है वह पिछले कई सालों से मिलने वाले किराए से कम है। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका किराया नहीं बढ़ाया जाता है तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। आज 3 दिनों से धरने में है और 3 दिनों से बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और हमारी जो मांग है, फैक्ट्री प्रशासन पूरी तरह तानाशाही पे उतारू है। हमारी मांगे हैं कि भाड़ा बढ़ाओ। आज जो भाड़े 5 साल पहले थे आज उससे भी कम हो गए हैं भाड़े, और जबकि खर्चे और डीजल किसी को पता नहीं, सबको पता है कि कितने बढ़ गए हैं। डीजल 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है, टायर के रेट बढ़े हैं, मिस्त्री के ऑटो पार्ट्स के रेट बढ़े हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने आज तक भाड़ा बढ़ाया नहीं। आज हम 3 दिनों से अनशन में बैठे हैं। फैक्ट्री हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हमारा आंदोलन असफल हो और किसी तरह इसको दबाया जाए, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं प्रबंधन को कि हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, ट्रक एसोसिएशन संस्था ये पीछे नहीं हटेगी और हम अपने हक की लड़ाई, अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। सतना से उमेश सिंह की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? जैसे दिमाग तो कहता है सुबह सुबह उठ के कसरत करो, पर दिल करता है थोड़ा और सो लो। या अभी दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। देखिए जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है, पर कैसे? हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे बस चलेगा, हमें कौन सा फिल्म स्टार या ओलंपिक खिलाड़ी बनना है। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में, रोजमर्रा के हर काम में। नुकसान समझ लिए ना, बस हो गया काम आसान। अब लगाइए दिमाग को काम पे। अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे कम कीजिए, और फिर कुछ दिनों बाद और थोड़ा कम। और अगर नमक कम करना है तो भी यही, खाना पकाते समय नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम करते जाइए, और ऊपर से सैलेड, दही या फल पे नमक मत छिड़किए। चाय में चीनी लेते हैं, यानी कोई नहीं, लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए, और कुछ दिन बाद समझ गया ना। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन, हर पल कौन जीतता है। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करते हैं समाचारों की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गौरीघाट स्थित देव सिद्ध शनि धाम में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां विश्व शांति के लिए भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाएगा। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, इसलिए ग्वारीघाट स्थित देव सिद्ध शनि धाम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक कार्यक्रम जन कल्याण के उद्देश्य से आयोजित होंगे, जहां भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद हवन आदि कर विश्व शांति के लिए विशेष जप किया जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, पावन पर्व पर जन कल्याणार्थ
विश्व कल्याणार्थ श्री शनि धाम में भगवान श्री शनि महाराज से विश्व के कल्याण के लिए और जो विश्व में महामारी चल रही है, कोरोना महामारी नष्ट हो, सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी का जीवन यशस्वी हो, इस निमित्त श्री शनि धाम में भगवान श्री शनि महाराज का जप इत्यादि गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किया जाएगा, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे उनका जीवन सुखी और यशस्वी हो। जय शनिदेव। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नगर आगमन पर शहर के कई संगठनों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नगर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हुए भाजपा कार्यकर्ता प्रभारी मंत्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। इस बीच मध्य प्रदेश पेंशनर समाज, स्वतंत्रता सेनानी संघ सहित कई अन्य संगठनों ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। मंत्री को अपनी समस्या बताते हुए संगठनों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनसे ये मांग की कि उनकी समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए। एक तो महत्वपूर्ण क्षेत्र की समस्याएं थी, जो काम विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं, उनको चालू करवाने के लिए अनेक ऑफिस कार्यालय की जो बात थी, हमारी 1 साल पहले 1.5 साल पहले बरगी तहसील बनने की अधिसूचना जारी हो चुकी, बल्कि 2 बार हुई। 2 बार कैसे कि एक बार बरगी मुख्यालय हुआ तो सेपरा की कुछ ग्राम पंचायतें हैं बरगी तहसील में मिल रही हैं। बरगी तहसील में अगर सेपरा की ग्राम पंचायतें मिलती है तो उसका दूसरी बार सेंट्रल कहाँ पड़ेगा, उसके लिए अधिसूचना जारी की गई। सब कुछ हो गया। एपीसी की मीटिंग में कैबिनेट में निर्णय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने भी अभी A+ मान्यता पे रखा कि बरगी तहसील को बनाना है, लेकिन जबलपुर कलेक्टर 1 महीने से अपने पास रखे हैं और अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जब अधिसूचना निकल चुकी तो आपको सिर्फ यही पहुंचाना है कि अभी वर्तमान में बरगी का मुख्यालय बरगी में रहेगा, क्योंकि पहले भवन नहीं था, भवन बन चुका है। इसके बाद मुख्यालय जब घाना में व्यवस्था हो जाएगी तो घाना में बनेगा। घाना में इसलिए बनेगा कि जो पंचायतें सेपरा की 13 शामिल हो रही हैं, तो वो पंचायतों को भी पास पड़ेगा, तो सबका सेंट्रल पड़ेगा। अब कलेक्टर कहते हैं कि 13 पंचायतें हटा दी जाएं सेपरा की। भैया, जब अधिसूचना जारी हो चुकी, कोई दावे आपत्तियों का निराकरण हो चुका है, फिर आप कौन होते हो? आप तो अपने अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हो ना, तो आपको पहुंचा देना चाहिए भोपाल। जब सीएम की मंशा है, शासन की मंशा की वर्गीय तहसील बनाना चाहिए, पता नहीं कलेक्टर किसको करना चाहते। प्रभारी मंत्री से चर्चा की कि हम मीटिंग में बात रखेंगे और जो रुके काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अराजकता फैल गई है, भ्रष्टाचार फैल गया है, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाह रहा है। बहुत बुरी स्थिति है अभी जिले में, अपने जिले में। इन बुरी स्थितियों को लेकर हम लोग तो सामूहिक चर्चा वहाँ आमने सामने करेंगे, जिन भी व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन अभी प्रभारी मंत्री जी के भाई विषय के पहले हम अपने क्षेत्र की समस्याएं जो कलेक्टर से संबंधित हो वो कलेक्टर को दे दें। तो सड़कों से संबंधित, भोपाल से संबंधित हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का ऑफिस है, 6 सहकारी सोसाइटी है हमारी, उनका ऑफिस कहाँ पड़ता है? गोहलपुर में। क्यों नहीं गोहलपुर में जाए हमारे बरगी के लोग? भाई, सब चीज़ें हमने करवा दी थी। जब से ये सरकार आई है, जब से काम ही बंद हो गया, बहुत अराजकता हो गई। जबलपुर लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष रंजीव कुमार से माननीय श्रीमान जी प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी से मुलाकात करने आए थे, भेंट करने आए थे। उसका हमारे लोकतंत्र सेनानी, वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी जिनने अपना पूरा जीवन संगठन में समर्पित कर दिया, ऐसे लोगों का सम्मान करने के लिए उनसे आग्रह किया गया था। और भी हमारे लोकतंत्र सेनानियों की कुछ ऐसी समस्याएं थी, उनको लोकतंत्र सेनानियों को टोल फ्री करने के लिए, जैसे अभी संग्राम सेनानी के लिए जो भी टोल है उनको फ्री है, तो उसी कड़ी में लोकतंत्र सेनानियों को जोड़ने के लिए भी श्रीमान जी से आग्रह किया गया था, क्योंकि उस विभाग के स्वतंत्र मंत्री हैं। इस कारण से उनसे भेंट की थी और हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया था। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी को मिलकर 4 सूत्री अपना मांग पत्र दिया है और उसमें हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित है। उसमें हमने ये निवेदन किया है कि महंगाई भत्ते की जो हमारी जुलाई 19 की किस्त है और जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को अभी तक प्राप्त नहीं हो, उसको आप रिलीज करवा दीजिए।
और बाकी के ये बेरोजगारी के बारे में भी हमने निवेदन किया है कि इसकी रोजगार के लिए आप कोई भी रास्ता बनाए सरकार, लेकिन सबको रोजगार मिलना चाहिए ताकि ये जो परिस्थितियां हैं उस पर जो है नियंत्रण हो सके। हमारा जो दूसरा बिंदु है वो हमने ये निवेदन किया है कि दवाइयों के बारे में अभी पिछली सरकार में ये फैसला हो गया है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स को निःशुल्क इलाज की सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश जारी हो गए हैं। तो हमने ये निवेदन किया है कि उसका पालन क्यों नहीं हो रहा, यथाशीघ्र उसका पालन सुनिश्चित कराएं। और चौथा बिंदु है कि ये जो न्यायालयीन प्रकरणों में जो आदेश हो जाते हैं, जिसमें हमारे 32 महीने का फैसला हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय से, तो ऐसे प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी आप यथाशीघ्र जो है भुगतान की व्यवस्था कराएं, परंतु लगा के जो है आप पुनः हमें अदालत में जाने के लिए व्यवस्था करें। ये 4-5 बिंदु हमने निवेदन किया है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब जो उनके शब्द में वही बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने दे दिया है तो हम भी अब आपको देने की तैयारी कर रहे हैं। हमने निवेदन किया है कि देने की तैयारी नहीं, आप इसमें यथाशीघ्र जो भी निर्णय करना है कर लीजिए, ताकि आने वाले चुनाव के पूर्व हम अपनी परिस्थिति को सरकार के सामने स्पष्ट करें। जन अभियान परिषद जिला जबलपुर द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत किया गया। साथ ही हमारे जन अभियान परिषद की टीम कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा जो विगत कोविड काल में और उसके बाद टीकाकरण अभियान में जो सेवा का कार्य, जो सराहनीय कार्य किया गया था, उसके संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया गया और ये बताया गया कि किस प्रकार से कोरोना वॉलंटियर्स ने इस पूरे संकट काल में मानवता की सेवा की और जबलपुर जिले में जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने में, लोगों की भ्रांतियां दूर करने में किस प्रकार उन्होंने मदद की, इसके संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पर्पल इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। ट्रांस फैट सबसे खराब फैट है, हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने भोजन से ट्रांस फैट खत्म करना चाहता हूँ, क्या आप भी यही चाहते हैं? आइए देखते हैं कि हम अपने भोजन को ट्रांस फैट फ्री कैसे बना सकते हैं। खाना पकाने में वनस्पति तेल का उपयोग न करें, टेबल मार्जरीन का इस्तेमाल न करें, बेक फूड जैसे बिस्किट, कुकीज, केक्स, पैटी आदि का सेवन सीमित करें। बाजार में मिलने वाले तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे आलू चाट, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, भटूरे का सेवन कम करें, विशेषकर जब वो वनस्पति तेल या इस्तेमाल किए हुए तेल में तले हुए हों। तेल को बार बार गर्म न करें और तलने में उपयोग करे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से बचें। वो पैकेज खाना जिसमें 0.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक ट्रांस फैट हो, उसका सेवन न करें। ऐसे पैकेज्ड खाने जिनमें पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल और शॉर्टनिंग हो, उन्हें न खाएं। हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को खत्म करने के लिए ट्रांस फैट से दूर रहें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करते हैं समाचारों की ओर। शहर में गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रानी दुर्गावती चिकित्सालय में गर्भवती महिलाएं उत्साहपूर्वक कोरोना की वैक्सीन लगाती हुई नजर आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता ने बताया कि प्रशासन द्वारा मेडिकल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को कोरोना टीकाकरण मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण मेडिकल के स्त्री रोग विभाग के द्वारा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि जिन घरों में गर्भवती महिलाएं हैं उनको मेडिकल अस्पताल लाकर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, ताकि महिलाओं और उनके आने वाले बच्चे को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। इस दौरान मेडिकल अस्पताल के डीन डॉक्टर कसार ने स्त्री रोग विभाग में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 23 जुलाई है और आज गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण की जो एक मुहिम है वो आज से शुरू हो गई और इसी के तहत प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में
स्त्री रोग विभाग में सभी गर्भवती महिलाएं जो भी जहां से भी आती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके टीका लगाया जाएगा। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने पूरा टीकाकरण का जो सेटअप है वो डिपार्टमेंट में लगाया और पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई। इसी के व्यवस्थाओं के जायज़ा लेने के लिए डीन सर डॉक्टर कसार भी पधारे और हमारी एचओडी डॉक्टर कविता सिंह और हमारे जितने भी सहयोगी इस टीकाकरण कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे आगे भी। हम लोगों ने जाके महिलाओं से बात करी, उन लोगों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और डीन सर के सामने 2 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन एवं टीका भी लगा। थोड़ा अफसोस ये बोलने में हो रहा है कि हम लगातार सुबह से महिलाओं को बता रहे हैं कि यह टीका इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस टीके से न केवल उस गर्भवती महिला की सुरक्षा होगी पर उसके शरीर में जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनेगी वो उसके नाल के द्वारा उसके बच्चे तक भी पहुंचेगी। तो जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसमें भी इस बीमारी से लड़ने की क्षमता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। स्कूल के संचालकों और शिक्षकों द्वारा शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ अभियान के तहत सांकेतिक यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जबलपुर से प्रारंभ हुई जिसका समापन भोपाल के वल्लभ भवन में होगा। आपको बता दें कि शिक्षक केजी से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने की मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। शहर के सभी स्कूलों के संचालकों और शिक्षकों द्वारा शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ अभियान के तहत भोपाल के लिए सांकेतिक यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर निकाली गई है। बताया गया है कि शिक्षकों और स्कूलों के संचालकों ने यह मांग की है कि जब पूरा भारत खोला जा सकता है तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूलों को क्यों नहीं खोला जा सकता। एक तरफ से 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को खोलने की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को डराया भी जा रहा है। सदस्यों ने बताया कि यह यात्रा जबलपुर से प्रारंभ होगी जिसका समापन भोपाल के वल्लभ भवन में होगा। वहीं मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत कराते हुए उन्हें 27 जुलाई तक समस्या के निराकरण की मांग की जाएगी। इस बीच यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो सदस्यों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ, इस उद्देश्य को लेकर के आज यात्रा प्रारंभ हो रही है। यहाँ से हम वल्लभ भवन जाएंगे और अंतिम चेतावनी हमारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। 27 तारीख को अंतिम तिथि उनकी है। 27 तारीख के बाद हम उनसे जवाब लेंगे। यदि नहीं किए तो 1 अगस्त से हम लोग विद्यालय प्रारंभ करेंगे। जब सरकार 11-12 खोल सकती है तो 1 से 10 तक क्यों नहीं। क्या नर्सरी के बच्चों को आपने प्रवेश करा के सिर्फ 1 साल प्रमोट करने के लिए प्रवेश दिलवाया? ये कैसे विरोधाभास है? अगर आपने प्रवेश कराया है इसकी समुचित व्यवस्था करना भी आपकी जवाबदारी है। पहला पॉइंट जो हमने बताया था कि सरकार अगर आरटीई के बच्चों को प्रवेश करवाती है सिर्फ सरकारी स्कूल में तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अगर हमारे स्कूल में प्रवेश करवाती है तो ये हमारी भी जवाबदारी बनती है कि उस बच्चे को प्रॉपर शिक्षा मिले। जब ICMR की गाइडलाइन से बोलती है कि बच्चों में खोला भी जाए स्कूल तो नीचे संख्या से चालू करके ऊपर संख्या में खोला जाए, मतलब प्राइमरी मिडिल पहले खोला जाए बाद में हाई सेकेंडरी खोला जाए। इसका मतलब ये इम्यूनिटी पावर जो है वो ज़्यादा छोटे बच्चों में है। और अभी डॉक्टर गुलेलिया जी की रिपोर्ट जो आई कि 67% संक्रमित होके एंटीबॉडीज़ बन के भी वो आगे बढ़ गए हैं, मतलब संक्रमित होने की जो आकांक्षा है वो बच्चों में बहुत कम है। शिक्षा बचाओ मंच पिछले 3 माह से इस प्रयास में है कि हमारे छोटे बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक और विशेषकर वो बच्चे जो RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेशित हैं उसमें अब तक संख्या थी 7,73,000 जिसमें 1 लाख बच्चे इस साल जोड़ दिए गए। उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारें जल्द से जल्द स्कूल खोलें। केवल 11-12 के बच्चे नहीं हैं, हमारे सभी बच्चे एक जैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नगर आगमन पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने बताया कि जबलपुर शहर को जल्द ही कई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। इन योजनाओं से शहर का विकास होगा। जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव अपने 2 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे जबलपुर को अव्वल लाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये अभी दूसरा दौरा है, आने वाले समय में भी यहां पर आते रहेंगे और कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जबलपुर से मेरा आत्मीय रिश्ता है। आगामी समय में विकास कार्यों के बारे में बात करते हुए कहा कि जल्द ही दमोह जबलपुर रोड का काम शुरू होगा और साथ ही अन्य कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। अधिकारी और भी संबंधित अधिकारी जो भी हैं
सभी के साथ में चर्चा हुई, हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे विधायक साथी भी, हमारे संगठन के पदाधिकारी भी, सभी लोग इस चर्चा में शामिल रहे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे जो विकास और जबलपुर जिले को समस्या मुक्त करने के बारे में जो व्यापक चर्चा हुई लगभग 3 घंटे, इस 3 घंटे की चर्चा में बहुत से बिंदु ऐसे सामने आए जिसमें स्मार्ट सिटी से संबंधित भी, हमारा जो बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है उसके संबंध में भी, अन्य छोटे ब्रिजेज जो हैं, पुल जो हैं, उनके बारे में भी, सड़कों के बारे में भी और अन्य अनेक विषयों के बारे में चर्चा हुई। फ्लाईओवर के बारे में शासन स्तर से चूँकि वित्तीय समस्या है थोड़ी, तो जैसे ही हमारे हम बेहतर स्थिति में आएंगे और जो हमने कहा है या मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसके बारे में हम निश्चित रूप से काम करेंगे। फिलहाल रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि 3 आरओबी जबलपुर ज़िले के लिए हमने दिए। इसके अलावा हमने काफ़ी सड़कों की स्वीकृति भी दी है। कुछ सड़कों का अगली बैठक में जब मैं आऊँगा तो मैं भूमि पूजन भी करूँगा और सड़कों के निर्माण के काम भी शुरू हो जाएंगे। टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया पूरी होना है, तो जल्दी से जल्दी जबलपुर ज़िले में जो कुछ ही बेहतर बन सकेगा सड़कों के मामले में, पुल पुलियों भवनों के मामले में, वो काम तो होंगे ही, लेकिन स्मार्ट सिटी के मामले में चूँकि मुख्यतः बड़ा हिस्सा शहरी जिला है और इस कारण से स्मार्ट सिटी के विषय में हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं कि वास्तव में जबलपुर स्मार्ट तो है ही, हमारी संस्कार धानी है, लेकिन हम भोपाल और इंदौर से भी बेहतर इसे हम शहर बनाएं, ये मेरा प्रयास है। बच्चों के उसके पर्याप्त डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में भी हैं और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी है, अपने विक्टोरिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है। तो जो वो सब्जेक्ट है खासतौर से बच्चों की बीमारी का, उसके पर्याप्त डॉक्टर अपने जबलपुर में है। ये सिस्टम अब ये 232 करोड़ की 20 किलोमीटर लगभग वाली रोड 10 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की, तो इसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, नालियाँ, वर्षा जल निकासी, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट सब अंडरग्राउंड सिस्टम। ये बात सही है कि 40 साल पहले जबलपुर एजुकेशन हब हुआ करता था। हमारे सागर जिले के भी, दमोह जिले के, बाकी नरसिंहपुर, बंडा इत्यादि, मंडला इत्यादि के तो सभी स्टूडेंट्स आते ही थे। लगभग आधा मध्य प्रदेश शिक्षा प्राप्त करने के लिए जबलपुर आता था। हमारे 3 विश्वविद्यालय थे यहाँ पर जबलपुर में, आज भी हैं। इतने विश्वविद्यालय उस समय कहीं नहीं थे। तो ये बात सही है कि जबलपुर शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और केंद्र बना रहे और ज़्यादा अग्रणी हो, इस विषय में मुख्यमंत्री जी भी और हमारी सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है। मुझे कहते हुए खुशी है कि राज्य का कृषि विश्वविद्यालय अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और इसी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, लॉ यूनिवर्सिटी भी है, हमारी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि सारी फैकल्टीज यहाँ पर उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी है। तो जबलपुर के लिए हम सिर्फ संस्कार धानी ना माने, बल्कि शिक्षा की भी राजधानी ये है। अब ये बात सही है कि थोड़ा सा 1-2 शहर राज्य के कुछ मामलों में हाईटेक हो गए। मैं प्रयास करूंगा आप सब लोगों के सहयोग से कि जबलपुर को वो स्थान प्राप्त हो। सब लोगों ने विचार किया है कि 50% उपस्थिति, क्योंकि उसमें कोई छूट नहीं है। 50% से ज़्यादा के लिए हमें कोई अनुमति नहीं है, लेकिन 50% स्टूडेंट्स के साथ में हम लोग स्कूल खोलने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जबलपुर ज़िले के जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हुई है और जहाँ धान की रोपाई होना है, वहाँ पर यदि बारिश के कारण से धान की रोपाई यदि रुकी हुई है तो उनके लिए 10 घंटे वह अनवरत या फिर 2 शिफ्ट में बिजली की व्यवस्था करें। फार्मूला हमेशा काम नहीं करता है। पार्टी सभी तरफ से विचार करके उम्मीदवार की योग्यता क्या हो, क्या मापदंड हो, सभी तरफ से विचार करके उम्मीदवार तय करती है। और ये फार्मूला हमेशा सही नहीं होता कि किसी के बारिश के लिए टिकट दे दें, क्योंकि कई बार ये सफल भी नहीं हुआ है फार्मूला।
आगर मालवा में आपने देखा है। उस कारण से ये आवश्यक नहीं है कि जो कमाऊ सदस्य है उस सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार निराश्रित हो जाता है। कभी कभी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, गृहस्थ महिलाएं होती हैं, इस कारण से ये सुविधा उनके लिए मिलना चाहिए, व्यवस्था और नियम उनके लिए बनना चाहिए, तो विचार होगा। और अच्छी खबर दे दूं आपको, जबलपुर से संबंधित कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेंट्रल इंडिया का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, जिसको नेशनल क्वालिटी एक्रेडिटेशन मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। सतना के AKS यूनिवर्सिटी के मेधावी स्टूडेंट में कोविड प्रोटेक्शन डिवाइस का आविष्कार किया है। आपको बता दें कि बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शुभम सोनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस सिस्टम से सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट का आविष्कार किया है। यह गैजेट 1 मीटर की दूरी कम होती है वैसे ही संकेत कर देता है। सतना जिले के भटनवारा गांव में रहने वाले शुभम सोनी ने सबसे हटके एक गैजेट का निर्माण किया है जो लोगों के काफी काम आ सकता है। शुभम ने लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट ऑफ थीम्स के सिस्टम से सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट का आविष्कार किया। शुभम का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जब यूनिवर्सिटी में चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हो रही थी तब उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना लोगों के इस्तेमाल के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो उनकी मदद कर सके। महामारी के दौर में जब सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का शोर हो रहा था तभी इस डिवाइस का आविष्कार किया गया। आपको बता दें कि यह बहुउपयोगी डिवाइस 1 मीटर की दूरी कम होते ही रेड लाइट के साथ भी बीप बजाकर लोगों को अलर्ट करता है। इसे हम एंड्रॉयड फोन के iOS डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे मैंने एक सोशल डिस्टेंस अलर्ट डिवाइस को बनाया है। ये डिवाइस ऐसा है कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, इसको अगर आइडेंटिटी कार्ड के जैसे इसको हम अपने गले पे लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। तो जैसे हम अगर किसी पर्सन में जा रहे हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए हुए हैं तो ये डिवाइस हमको एंड्रॉयड ऐप में भी अलर्ट करेगी और iOS ऐप में भी अलर्ट करेगी और बीप ऑन द स्पॉट बीप से अलर्ट करेगी और रेड लाइट भी ऑन हो जाएगी, जिससे हमें अलर्ट मिल जाएगा। जिस हम पर्सन से ज़्यादा कांटेक्ट पे जा रहे हैं उससे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि फ्यूचर में हम इसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन ला रहे हैं। इस पर टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ कर रहे हैं ताकि अनदर पर्सन के कांटेक्ट में जा रहे हैं तो उसके बॉडी का जितना टेम्परेचर है उसको भी सेंस करके थोड़ा सा कोविड के सिम्टम्स का पता लगाया जा सके ताकि हम उससे और दूरी मेंटेन कर सकें। मुझको इसको टाइम लगा 1 मंथ समथिंग लग गया इसको बनाने में। कास्ट इसको 150 रुपीज़ अभी कास्ट है, जो अगर हम प्रोडक्शन पे ले जाएंगे तो बहुत सारे बल्क में मंगाएंगे तो समथिंग 100 रुपीज़ में प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी एक डिवाइस की। इस सतना ज़िले एक छोटे से गांव भटनवारा से हूँ। मेरे फादर का बिज़नेस है, नॉर्मल बिज़नेस है और हम लोग 5 भाई लोग हैं, ओनली भाई हैं, जिसमें से 3 भाई का मुझे फुल सपोर्ट मिला। उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और AKS यूनिवर्सिटी में मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस पूरे दुनिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है, तो कोविड-19 के इस ड्यूरेशन में भी बच्चे के लिए ये जो डिवाइस एग्जिस्टेंस में आई है इसको हम दुनिया तक ले जा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम हम कंटिन्यूस सुनते रहते हैं उसको हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पूरी कोशिश करता है कि ऐसे बच्चे आगे आएँ और उनके साथ मिलकर के चीज़ों को एक मूर्त रूप, व्यवहारिक रूप दिया जा सके। पेटेंट कराने के लिए प्रोसेस में है। हमारी ये कोशिश है कि इसमें अगर हम और सेंसर्स जोड़ सकें जिससे हम टेम्परेचर या पल्सेस भी हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम इसके लिए पेटेंट के दिशा में जाने के लिए अग्रसर हैं। सतना से उमेश सिंह की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैरायटी, सीजनल और लोकल खाने के बारे में। अलग अलग तरह के होल ग्रेन्स और उनके फ्लावर्स जैसे कि बाजरा, रागी को अपने खाने और अपनी मील में ज़रूर इंक्लूड करें। ऐसे खाने चुनें जिसमें फैट की मात्रा कम हो और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि अंकुरित दालें, लीन मीट और फिश। फ्रूट जूसेस पीने की बजाय ताज़ा और सीजनल फलों और सब्जियों को खाना प्रेफर करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं। अल्कोहल और टोबैको आपकी ही सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इन दोनों चीज़ों से दूर रहें। तो इस वीडियो में हमने बात करी सीजनल, वैरायटी और लोकल खाने के बारे में। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा।
अलग अलग तरह के होल ग्रेन्स और उनके फ्लावर्स जैसे कि बाजरा, रागी को अपने खाने में इंक्लूड करें। ऐसे खाने चुनें जिसमें फैट की मात्रा कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो। फ्रूट जूसेस पीने की बजाय ताज़ा और सीजनल फलों को और सब्जियों को खाना प्रेफर करें। अल्कोहल और टोबैको आपकी ही सेहत के लिए नुकसानदायक है, इन दोनों चीज़ों से दूर रहें।